हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और मोल कंसेप्ट में अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने शुरुआत की थी कि मोल क्या होता है, मोल निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोल कंसेप्ट को रिएक्शंस में यूज़ कैसे करते हैं, उसका मतलब स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। और हमने पढ़ा मिक्सचर्स क्या होते हैं, पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, और परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, एंड कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, जिसमें हमने अभी तक टोटल 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली हैं। जो पहली कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी परसेंटेज W/W, फिर हमने पढ़ा परसेंटेज W/V, और फिर सबसे लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा दैट इज परसेंटेज V/V। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम वैसी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री के लिए काम की है। जो शुरुआत की 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी वो तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स कमर्शियल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। यदि हम बाजार से कुछ खरीद के लेके आएंगे तो उसके जो जो खरीद के लेके आएंगे उसके पैकेट के पीछे जिन टर्म्स में लिखा होगा या आगे जिन टर्म्स में लिखा होगा वो तीनों टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं मोलारिटी। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम एंड पीपीबी, ये 5 टर्म्स और हैं जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमको पढ़नी चाहिए और वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। और हम लोग चालू करते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म आज की मोलारिटी से। मोलारिटी डिफॉल्ट कंसंट्रेशन टर्म है। देखिए किस चीज को कंसंट्रेशन बोलेंगे, मतलब यदि रेगुलर के अंदर बात की जाए कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सल्यूट बताना है तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जो होगा ना वो हम मोलारिटी के फ्रेम में बात करते हैं। किसके फ्रेम में बात करते हैं? मोलारिटी के फ्रेम में बात करते हैं। मोलारिटी इन जनरल डिफॉल्ट कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब यदि हमने बोला कि HCl की कंसंट्रेशन क्या है तो जनरली क्वेश्चन सेटर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप मोलारिटी के बारे में जानना चाहते हैं या मोलारिटी के बारे में जानते हैं या वो मोलारिटी के बारे में जानना चाहता है। जितने भी सिनारियो होंगे उसके अंदर मोलारिटी के बारे में बात होगी। और ये मोलारिटी होती क्या है यदि डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि 1 लीटर सॉल्यूशन है तो इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होंगे ये मोलारिटी होती है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? समथिंग मोलर। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन contains let's say 10 moles of solute। कितने मोल सल्यूट? 10 मोल सल्यूट। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 लीटर में 10 मोल सल्यूट है, ये मतलब हुआ ना। और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 10 मोलर सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं इसको? 10 मोलर सॉल्यूशन। तो जो भी कोई सॉल्यूशन होगा उसकी मोलारिटी को मोलर फ्रेम के अंदर बात करके बताते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 10 कैपिटल एम। तो ये डिफॉल्ट है कि 10 मोलर सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आई? तो ये होता है मोलारिटी, मोलर। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा? मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो मोलारिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से लिखते हैं, वॉल्यूम लीटर में लिख लेते हैं, मोल्स पर वॉल्यूम। क्या होगा ये? मोल्स पर वॉल्यूम, और यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स। अब मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास। भाई मोल्स निकालने के तरीके हमने पढ़े हैं पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में। ये तरीका अपन ने दूसरे लेक्चर में पढ़ा है, और उस लेक्चर का लिंक प्लेलिस्ट में है, जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मोलर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब यदि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml, यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा तो क्या करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000। ऐसा लिख सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगी? मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन ml बाय 1000, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ऐसा लिख सकते हैं। ये मोलारिटी होती है, बेसिक फॉर्मूला है ये मोलारिटी का, जो आपको डिराइव करना भी आना चाहिए और याद तो होना ही चाहिए। अब हम मोलारिटी पर एक दो बहुत ही बेसिक से सवाल करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल है। हमने बोला है कि 40 ग्राम्स ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of solution. Find out molarity of solution. Find out molarity of solution. ये सवाल है। चलिए करते हैं। भाई सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोलारिटी क्या बोली है हमने? हमने बोली है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। ये फॉर्मूला हमने आखिरी बोर्ड पे डिराइव किया था। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा मोलर मास क्या होता है। और मोलर मास किसका निकालना होगा? NaOH का निकालना होगा। अब याद करिए और बताइए NaOH का मोलर मास कितना है? सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। भाई इन सबका समी करना होगा ना, तो ये कितना है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, हाइड्रोजन का कितना है? 1। टोटल मिला के हो गया 40। तो हम क्या बोल सकते हैं? मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगी? 40 ग्राम मास। मास कितना दिया है? 40 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml विच इज 500। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 2 मोलर सोल्यूशन। मोलारिटी कितनी आ जाएगी? मोलारिटी आ जाएगी 2 मोलर। बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया अपन ने, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं। वो भी बहुत ही फंडामेंटल सी प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है 56 ग्राम्स ऑफ KOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml of solution. Find out molarity of KOH solution.
ये क्वेश्चन है। 56 ग्राम KOH को 250 ml सोल्यूशन के अंदर डाला गया है और हमें निकालनी है मोलारिटी। मोलारिटी कैसे निकलेगी, चलिए निकालते हैं। तो मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोलारिटी बराबर हो जाएगी मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml के। भाई यही चीज तो हमने यहां यूज की है। अब आपका बेसिक काम क्या है, आपका बेसिक काम है मॉलिक्यूलर मास KOH का निकालना। बेसिक काम है, क्या काम है, मॉलिक्यूलर मास KOH का निकालना बेसिक काम है। और KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। पोटेशियम होता है 39, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1 एंड विच इज 56। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मास 56 बाय मोलर मास 56 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml विच इज 250 ml। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 आ गया, तो मोलारिटी कितनी आ गई, 4 मोलर। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल 2 सवाल थे। मास ऑफ सोल्यूट दिया गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया था और आपने सॉल्व कर लिया। अब और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत टेढ़ा करने के लिए क्वेश्चन सेटर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में इंडिकेट कर सकता है। चलिए एक वो भी करके देख लेते हैं। तो हमें क्या पता है, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज solution if 180 grams of glucose is dissolved in 2400 grams solution और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है लेट्स से 1.2 ग्राम पर ml। अब इस क्वेश्चन में क्या लगे, आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया है, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है और मोलारिटी निकालनी है। अब मोलारिटी निकालने की सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है कि आपके पास मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए और आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। ये दे रखा है, ये दूसरा आइटम नहीं दिया है। वो निकालने के लिए क्या करना है, आपको डेटा यूज़ करना है। डेटा में क्या है, मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। आपको क्या पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास होता है। तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, और ये कितना हो जाएगा, मास इज 2400 ग्राम्स बाय डेंसिटी 1.2, मतलब ये आ गया 2000 ग्राम्स, सॉरी 2000 ml। तो हम लोग क्या कहेंगे, मोलारिटी कितनी हो जाएगी, मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय 2000, ये 1/2 आ गया। अब मोलर मास कितना है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है। अब सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C6H12O6। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो जाएगा 180। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलारिटी कितनी आ जाएगी, मास 180 डिवाइड बाय मोलर मास विच इज 180 अगेन इनटू 1000 बाय 2000, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2, तो मोलारिटी आ गई 1/2 मोलर। क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन का डेटा हल्का सा मॉडिफाई करके दिया है और कुछ नहीं दिया है इसमें, और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान ही था। ठीक है, अभी
ये एक टर्म हुई, दैट वाज मोलैरिटी। अब अगली टर्म के बारे में बात करते हैं, और अगली टर्म क्या है? अगली टर्म है मोलैलिटी। क्या टर्म है अगली? अगली टर्म है मोलैलिटी। और ये क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 kg of solvent। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोल्स ऑफ सल्यूट है, पर नीचे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। सोल्यूशन की बात नहीं की गई है यहां पे, मास ऑफ सल्यूट की, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात की गई है। सोल्यूशन के बारे में ना वॉल्यूम की बात है ना मास की बात है। तो ये मास अपॉन, सॉरी, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं? इसका एक और डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है? इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m करके, और लिखते हैं मोलल। मोलैरिटी को क्या लिख रहे थे? मोलर। यहां क्या लिख रहे हैं? मोलल। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। और हम क्या लिख सकते हैं? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर हम यहां लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट है केजी। तो हमने क्या लिख दिया? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स। और मोल्स के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मास बाय मोलर मास इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। और ये मास किसका है? ये जो कुछ है ये सल्यूट का है। अब यदि आपको मास, सॉल्वेंट का मास यदि ग्राम में दे रखा हो तो क्या करें? इफ मास ऑफ solvent is given in grams, then तो हम उस केस में क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा केजी के अंदर? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में डिवाइड बाय 1000। ये तो कर ही सकते हैं, तो रिप्लेस कर दें। तो ये क्या आ जाएगा? मोलैलिटी इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। और ये टर्म कहां से आई? ये टर्म आई यहां से। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे ये रखा, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ऐसा ही कुछ हमने मोलारिटी में किया था, ऐसा ही कुछ आइडेंटिकल। तो ये आ गया मोलालिटी। बात समझ में आई? अब इसके ऊपर भी 2-3 बेसिक के सवाल कर लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। हमने क्या बोला? क्वेश्चन है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 500 gram of water. Find out molality. ठीक है,
आपको क्या बोला, 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया है 500 ग्राम पानी के अंदर, आपको मोलालिटी निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? हमने क्या बोला कि भाई मोलालिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये दोनों सोल्यूट के बारे में बात हो रही है, इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, यही बात हुई थी थोड़ी देर पहले, हमने डिराइव भी किया था। अब NaCl के लिए बात करते हैं। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, एक मिनट ना, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 58.5। तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी? मोल्स 58.5 डिवाइड बाय 58.5 इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स विच इज 500, तो ये 2 ये 1, तो मोलारिटी इक्वल्स टू 2 मोलल। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। ऐसे ही सवाल आपने थोड़ी देर पहले मोलारिटी के लिए किए थे, अब मोलालिटी के लिए कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा है ना, चीजों को बढ़ाना चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे हमने कहा 50 ग्राम्स ऑफ NaOH is dissolved in water to make 450 grams of solution. Find out molality of solution. क्वेश्चन में थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? अब हमने मास ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है, हमने क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है। और हमें क्या मालूम है कि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ऐसा है तो पता ही है ना कि भाई जितना, यदि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाया है, उन्हीं से सोल्यूशन बनाया है, तो जो मास आएगा वो इन दोनों का सम ही होगा। और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 450, सोल्यूट दे रखा है 50, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? ये निकाल सकते हैं। तो इससे आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 400 ग्राम। ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा। चलिए, एक जानकारी मिल गई। अब और क्या निकाल सकते हैं? भाई मोलर मास NaOH का निकालना है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 40 होता है। तो हमने कहा मोलारिटी कितनी देगी? 50 मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 400। अरे यही वाला फॉर्मूला तो एग्जैक्टली यूज करना है, तो मास लिखा 50, मोलर मास लिखा 40 अपॉन 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? ग्राम में आया है, ये 2.5 और ये 1.25, तो मोलालिटी कितना आ जाएगा? 1.25 इंटू 2.5 विच इज, एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5/4 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 25/8, और ये आ जाएगा 3.125 मोलल। क्या ये क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, जिस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक चीज में वेरिएशन दिया गया कि भाई आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब हम इस मेहनत को बढ़ा भी सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं कि भाई थोड़ी सी मेहनत को हल्का सा 10-5% ऊपर कर दें। जैसे क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट मोलालिटी
of solution if 112 grams of KOH is dissolved in 2 liter of solution and density of solution दी गई है, कितनी है दें, डेंसिटी दे रखी है 1.112 ग्राम या फिर 1.1 ग्राम पर ml। चलिए ये दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको 2 लीटर सोल्यूशन दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, मोलैलिटी निकालना है। अभी दिमाग में क्या क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है अच्छा मोलैलिटी निकालना है तो मोलर मास पता होना चाहिए KOH का, वो तो मैं निकाल लूंगा। दूसरा मुझे पता होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट की जानकारी मुझको दी गई है? हाँ दी गई है। कैसे दी गई है? क्योंकि मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन है। अभी फिर दिमाग में आ रहा है अरे सर मास ऑफ सोल्यूशन तो है ही नहीं। अरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, और डेंसिटी दे रखी है। तो भाई इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं निकाल सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूशन, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के। वॉल्यूम है 2000 इंटू 1.1, ये हो जाएगा 2200 ग्राम। ये क्या आ गया, ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। और मास ऑफ सोल्यूशन आ गया तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 112, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है और ये आ गया 2200 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा 2200 माइनस 112, और ये हो जाएगा 1088 ग्राम, सॉरी 2088 ग्राम। ओ मास ऑफ सॉल्वेंट तो मिल गया। यदि मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया तो काम तो खत्म हो गया ना। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, मास 112, मोलर मास KOH का 56 अभी कैलकुलेट किया था, बाय 1000 बाय 2088। तो ये आ गया 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 2088, ये 1044, और 1044 ये कट जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा सॉरी 4 से, तो ये हो जाएगा 250 बाय 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 261। ठीक है, तो 250 बाय 261 ये आ जाएगा, 261 ही आएगा ना। 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, जो भी कुछ आएगा यार, इतना क्यों दिमाग लगाऊं मैं। तो इसको कह सकता हूँ 500 बाय 522, और ये हो जाएगा 250 बाय 520 इज 261, राइट। ये आ जाएगी मोलैलिटी। तो ये एक और मोलैलिटी का सवाल था जो हमने भी सॉल्व किया, जिसमें डेटा और थोड़ा सा कम था। इनके ऊपर और क्वेश्चंस अपन देखेंगे, पर पहले हम आगे बढ़ते हैं और अगली कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं। जो अगली कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। हमारे पास क्या है, अगली कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। वैसे ये एक्स नहीं होता, इसको बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं और इसको लिखते हैं काय। चाय काय जो आपको बोलना है बोल लीजिए, वो होता है। और इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, चलिए, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन
टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है ए और बी, ये दो चीजें हैं। ये लिख लेते हैं सॉल्यूट है और ये लिख लेते हैं कि सॉल्वेंट है। तो मोल्स ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे Na, सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे Nb। और अब हम यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें और इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं XA, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। मतलब ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमने क्या बोल दिया, मोल्स ऑफ XA इज, मतलब मोल फ्रैक्शन A इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसा बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, यदि मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो विच इज XB, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। अभी टोटल मोल्स की बात की ना, टोटल मोल्स कितना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और ये कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, Nb अपॉन Na प्लस Nb, और इसको अपन ने लिखा है XB। अब कहीं पर भी हो, किसी भी सॉल्यूशन में हो, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1। मतलब XA प्लस XB विल ऑलवेज बी 1। भाई यदि यहीं पे रख के देख ले तो कर सकते हैं ना कि भाई Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। अभी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb 1। ये होता है मोल फ्रैक्शन। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत सारे कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है 40 ग्राम्स ऑफ NaOH is dissolved in 450 grams water. Find out mole fraction of NaOH. स्ट्रेट क्वेश्चन, डेटा दे रखा है, सॉल्व करना है। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या जानकारी है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर होंगे। भाई अभी हमने बात की कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। तो वही चीज तो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम लोग लिख सकते हैं XNaOH इज इक्वल्स टू मोल्स। अभी ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास NaOH
डिवाइड बाय मास NaOH बाय मोलर मास NaOH प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। भाई ऐसे तो निकालेंगे, मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास करेंगे, तो वही चीज तो हम यहां पर भी कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 40/40। हम लोग NaOH का मोलर मास निकाल चुके हैं। हम बार बार सेम ही चीज इसलिए यूज करते हैं जिससे कि आपको उनका डेटा याद रहे। 40/40 डिवाइड बाय 40/40 प्लस 450/18। तो ये 1, ये 1, और ये कितना आ जाएगा 450/18। 450/18 आ जाएगा 25। ये कितना आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 1/26। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मान लो आपसे सेम क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी पूछते तो क्या करते? मतलब यदि आपसे पूछते मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, अभी पूछा नहीं है पर अज्यूम करने में क्या आता है, तो हम क्या करते, हम लोग करते मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। और ये कितना आ गया, अभी देखो इसी कैलकुलेशन को, मोल्स ऑफ NaOH 1 है और मोल्स ऑफ H2O 25 है, तो ये हो जाएगा 1/1, सॉरी मोल्स ऑफ H2O इज 25 बाय 1 प्लस 25 यानी कि 25/26। अब हम ये ऐसे भी कर सकते थे और इसको करने का एक और तरीका हो सकता था। वो तरीका क्या है, हमको मालूम है कि मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। अच्छी बात है, तो हम क्या करें, मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए था। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का सम 1 के बराबर होना चाहिए था। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना है 1/26 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस 1/26 विच इज 26 माइनस 1/26 विच इज 25/26। तो आप मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाले चाहे मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हर केस में सेम आएगा यदि कंसेप्ट सही लगाया है तो। कंसेप्ट जरूरी है, यदि कंसेप्ट सही है तो आंसर हर केस के अंदर सेम ही आएगा। अभी है ना, आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, कर पाए आप? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। हमें दिया गया है, क्वेश्चन है 50 grams of NaOH is dissolved in 1000 ml of solution. Find out mole fraction of NaOH if density of solution, if density of solution is 0.95 gram per ml। क्वेश्चन है, देखिए NaOH लेते KOH लेते, कोई सा भी सल्यूट लेते, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? सल्यूट लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमने NaOH इसलिए लिया क्योंकि आपने NaOH का डेटा अभी किया है, तो वो डेटा आप यूज कर सको, दिमाग में चला सको। फास्टर योर कैलकुलेशंस, फास्टर इज रिजल्ट एंड मोर कॉन्फिडेंट यू आर। जितना कॉन्फिडेंस आएगा ना वो इन्हीं चीजों से आता है। तो करके देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, तो मुझे चाहिए मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर चाहिए।
और आपको है ना यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो सॉल्वेंट है इसमें आपको ना ऐसे ऐसे दे रखा है एक्वस सोल्यूशन। क्या दे रखा है आपको? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन देने से आपके पास में ये बात एविडेंट हो जाती है कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट पानी है। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल्स ऑफ NaOH विच इज 50/40 डिवाइड बाय 50/40 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमको कोई डेटा दिया है क्या? मोल्स ऑफ वाटर के लिए मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कर सकते थे, पर डेटा ही नहीं है। भाई सॉल्वेंट का तो डेटा है पर वो वॉल्यूम का डेटा है और डेंसिटी दे रखी है। तो हाँ, हम लोग डेंसिटी और वॉल्यूम से पहले मास ऑफ वाटर निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे। और मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ NaOH, ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस 50 इज मास ऑफ वाटर। अभी वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1000 ml। डेंसिटी दे रखी है 0.95। तो हम लोगों ने क्या कहा? 1000 इंटू 0.95 माइनस 50 इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा 950 माइनस 50 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 900 आ जाएगा मास ऑफ वाटर। बस काम हो गया। तो हम लोग क्या कह देंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 50/40 डिवाइड बाय 50/40 प्लस 900/18। 900/18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 5/4। ये हो जाएगा 5/4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ जाएगा? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय ये 205/4। 205/4 ये कैंसिल आउट हो गया और ये 5/205 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 1/41। कितना हो गया? ये हो गया 1/41। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखिए, डेटा को घुमाते रहना ही क्वेश्चन मेकर का काम है। कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। जो वो क्वेश्चन मेकर करता है ना, वो केवल डेटा को घुमाता रहता है। और इतना डेटा वो घुमाएगा, बच्चे उतने फंस जाते हैं। आपको बस ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग दो कंसंट्रेशन टर्म्स और होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? वो है ppm, विच इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये टर्म किसके लिए यूज होती है? ये यूज होती है बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। किसके लिए यूज होती है? बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तब होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ppm किसके बराबर है? ppm बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। मिलियन इज 10⁻⁶। तो ये ppm है। ppm सुना है कभी? ppm यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा। इम्प्योरिटीज मेजर करने के लिए ppm यूज करते हैं। TDS का नाम सुना है? पानी में होता है TDS ऑफ वाटर। TDS ऑफ वाटर ये बात चलती है, एक्वागार्ड RO लगाते हैं तो वो जो TDS है ना, वो TDS है ppm की टर्म्स में।
जैसे हमने कहा 300 TDS है, तो दैट इज 300 ppm ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। ठीक है। और दूसरा एक और टर्म जो है वो है PPB। ये होता है पार्ट्स पर बिलियन, और ये भी यूज होता है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और PPB बिलियन कितना होता है 10⁻⁹। तो यहां पे बस मिलियन की जगह बिलियन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹। ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म इन्वायरमेंट में यूज होती हैं। जैसे कोई हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी की बात है, 50 PPB कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा तो जहरीला हो जाएगा। और PPM तो आप यूज़ करते ही हैं, CO2 के लिए PPM यूज़ करते हैं, 300 PPM CO2 है। टोटल TDS के लिए यूज़ करते हैं। यदि हमने बोर का पानी यूज़ किया, बोरवेल का, तो दैट इज़ 1000 PPM, तो वो थोड़ा सा अनसूटेबल होता है। जो रिवर वाटर होता है उसका जो TDS होता है दैट इज़ रफली 200 to 250 PPM के आसपास होता है। तो वो जितने भी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो सब यहीं से आती है। इसका क्या मतलब होगा वैसे PPM का? इसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अमाउंट है। और ये क्या होगा? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट पर 10⁻⁹ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। एंड PPM, ठीक है। यदि PPB की बात करें तो PPB इज 1000 इंटू PPM, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनाते नहीं हैं। इफ या फाइंड आउट कंसंट्रेशन, क्वेश्चन है फाइंड आउट concentration of KNO3 in PPM and PPB if 2 grams of KNO3 is present in 10⁻⁷ grams of solution। ठीक है। तो हम PPM में क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁶। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, तो इट इज 0.2 PPM। और यदि PPB में निकालना होगा तो क्या करेंगे? 2/10⁻⁷, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम यूनिट्स के अंदर, इंटू 10⁻⁹। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 200 PPB। तो ये सारी कंसेंट्रेशन टर्म्स थी जो हमने पढ़नी थी और हमने पढ़ ली। अब हमारे आपसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत सीधी सी है। आप ये सब क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, एंड आप ये टॉपिक सीख लेंगे। कल हम इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर और चीज़ें डेवलप करेंगे और चीज़ें सीखेंगे कि एक कंसंट्रेशन टर्म के डेटा को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे यूज़ करते हैं, रिलेशंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। मिक्सिंग क्या होती है, डाइल्यूशन क्या होता है, ये सब बातें करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। पर तब तक आप ये चीज़ें देखेंगे और हम लोग अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, जिस लेक्चर के अंदर हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय, गुड लक।